हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डुअल स्पेस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट है स्टार्टिंग में, जो इंट्रोडक्शन है उसका, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। आपने कोई भी दो वेक्टर स्पेस ले लिए, सपोज करो यू एंड वी, और वो दोनों वेक्टर स्पेस सेम फील्ड पर है एफ। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम यू इन टू वी डिनोटेड बाय होमोमॉर्फिज्म यू टू वी। आपके पास जो दोनों वेक्टर स्पेस हैं, जैसे एक वेक्टर स्पेस आपने मान लिया u, दूसरा वेक्टर स्पेस आपका हो गया v। इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में जो भी होमोमॉर्फिज्म की जो हमें ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगी, रिलेशनशिप्स मिलेंगी, उसको हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया कि होमोमॉर्फिज्म u टू v, जितने भी सेट हमें मिलेंगे होमोमॉर्फिज्म के, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन पे मिल रहे हैं वो हमने बाइनरी ऑपरेशन मेंशन कर दी। जैसे कि यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया हुआ है। हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस होती थी, जहाँ पर ये हम T1 T2 हम इस होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम U टू V ले रहे हैं, और ये जो लैम्डा यूज़ किया हुआ एक स्केलर है, और स्केलर हमेशा फील्ड से होते हैं, तो ये दोनों कंडीशन हमें प्रूव करनी होती थी। जैसे T1 प्लस T2, हम जब हम होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते थे तो कोई भी दो एलिमेंट हम इससे लेकर चलते थे और उनको हम ऐसे अलग अलग शो कर देते थे, लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर देते थे। और सेकेंडली कोई हम एक स्केलर लेते थे और उसकी वैल्यू इस तरीके से शो करते थे, उसको लेफ़्ट एक्सट्रीम पे शिफ्ट करके, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी होमोमॉर्फिज्म की आ गई। अब हम बात करते हैं कि डुअल स्पेस क्या होता है। अगर हम उन दोनों वेक्टर स्पेस में से किसी एक वेक्टर स्पेस को फील्ड के इक्वल रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर v की जगह f आ जाएगा, फील्ड आ जाएगी। देन जो हमारे पास ये होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है एक वेक्टर स्पेस का किसी फील्ड पे, उसको हम बोलते हैं डुअल स्पेस, और उसको यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया, डिनोटेड बाय u स्टार, ठीक है। और इस u स्टार में कैसे है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है u टू f, मतलब कोई एक वेक्टर स्पेस का होमोमॉर्फिज्म किसी फील्ड में। और किस तरीके के फंक्शंस होंगे, सपोज करो उसमें फंक्शंस किस तरीके हैं, u टू f तरह के फंक्शंस होंगे, और वो क्या होगा आपस में, वो कैसे फंक्शन होंगे, होमोमॉर्फिज्म होंगे। नेक्स्ट है डुअल बेसिस। लेट u बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जो आपने वेक्टर स्पेस लिया था उसको हम मान लेते हैं कि वो फाइनाइट डायमेंशंस का है, ठीक है। और किसी भी फील्ड f पे डायमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं बेसिस में, तो ये हमने उसकी बेसिस कंसिडर कर ली। फाइनाइट डायमेंशन का है तो हमने उसके अंदर n एलिमेंट्स मान लिए। देन जो आपके f1 f2 f1 होंगे, ये जहाँ जो हमें होमोमॉर्फिज्म का रिलेशनशिप दे रहे हैं, अब वो किस तरीके से होंगे, एफ आई कोई फंक्शन हमने मान लिया, और वो f2 u टू f होगा इस तरीके से, ठीक है। अगर हम किसी ith की बात कर रहे हैं तो वो u टू f इस तरीके से होगा। अब एफ आई यू जे, यहाँ पर u के लिए जो आपका इस एलिमेंट में कहीं एक u j भी आएगा तो वो हमने ले लिया। अगर यहाँ पर i और j की वैल्यू आपस में अनइक्वल होती है तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, और आपस में इक्वल हो रही है तो आंसर कैसा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस बात का मतलब समझते हैं। जैसे कि फंक्शन f1 u1 होता है तो आंसर आएगा 1, f2 u2 होता है तो भी आंसर 1, एंड f3 u3 तो भी आंसर 1, एंड सो ऑन fn un तो भी आंसर 1। जैसे कि अगर हम यहाँ का u का कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं, उस पर फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो लगाएंगे तो उसकी इमेज हमें इसमें मिलेगी, कोडोमेन में मिलेगी, दैट इज़ फील्ड, यही चीज़ होती है। और आपस में जो रिलेशन होगा उनका होमोमॉर्फिज्म का होगा। अब बट जैसे हम f1 u1 ले रहे हैं तो आंसर f1 u2 ले रहे हैं तो आंसर 0। मतलब अगर इन दोनों के जो i और j जो सफिक्स हैं उनकी वैल्यूज़ अगर आपस में इक्वल नहीं है तो आंसर कैसा आएगा, 0। इसको समझ लो। जैसे आपने क्या करा कि यहाँ पर सपोज करो एक u1 है और यहाँ पर हम अब फील्ड ले रहे हैं, डुअल के केस में यहाँ पर हमारा फील्ड है, तो उसकी मैपिंग, इसकी मैपिंग f1 से α1 पर हो रही है, सेम u2 की f2 से α2 में हो रही है, जिसका इनका आपस में रिलेशनशिप होमोमॉर्फिज्म का है। u3 की इस f3 फंक्शन के थ्रू मैपिंग हो रही है दिस, एंड सो ऑन un की मैपिंग हो रही है किसी फंक्शन fn के थ्रू अल्फा n पे। इस तरीके से अगर आप इस एलिमेंट की का जो इमेज है आप इससे फंक्शन से निकाल रहे हो तो आपका आंसर आएगा 0, बट अगर इसी एलिमेंट का इसी फंक्शन से निकाल रहे हो तो आपका आंसर आएगा 1।
ठीक है। आई होप आई एम क्लियर कि आपका जो एलिमेंट है वो उसी फंक्शन, अब कौन सी बात है कि जो आपके हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास पर्टिकुलर एक फंक्शन है जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोडोमेन की तरफ करा रहा है, और इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है, होमोमॉर्फिज्म का रिलेशनशिप है। और ये फिर उसके क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे, जिसको हम किसके बेसिस होंगे, आपके डुअल स्पेस के बेसिस होंगे। और जो डुअल बेसिस है वो क्या है, U1 U2 टिल UN। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर 2 थ्योरम है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट U बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F U, और वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है, कोई भी वेक्टर हो सकता है इस वेक्टर स्पेस का। देन देयर एग्जिस्ट, कोई फंक्शन आपका F एग्जिस्ट करेगा, किससे, डुअल स्पेस से एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि इस तरीके की मैपिंग होगी सच दैट जब आप उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते हो तो उसकी जो इमेज आएगी वो भी नॉन ज़ीरो आएगी। सो बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए कि आप कोई एक नॉन ज़ीरो वेक्टर ले रहे हो तो उसकी मैपिंग भी नॉन ज़ीरो पर ही होगी। सो नेक्स्ट इसका प्रूफ है, सिंस U इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और U जो है आपका वो नॉन ज़ीरो है, देयरफॉर अ सेट दिस इज़ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। जैसे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में हम क्या करते थे, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे। तो अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही वेक्टर है तो हम इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। अगर और वेक्टर होते तो ऐड कर करके साथ में, और सबका जो सम है, लीनियर सम है, वो ज़ीरो के इक्वल होता। अब यहाँ पर जो ये U है वो कैसा है, नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये जो अल्फ़ा होगा वो ज़ीरो होगा। और जब हमारे जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स यूज़ होते हैं वो सारे ज़ीरो के इक्वल हो जाएं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर उसमें से कुछ नॉन ज़ीरो आते हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमारे इस लीनियर कॉम्बिनेशन में एक ही स्केलर है और वो क्या है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, तो ये कैसा हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ U। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके बेसिस बना सकते हैं। बेसिस कैसे होते हैं, बेसिस हमेशा हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमने क्या करा, इस वेक्टर को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके बेसिस बना लिया। लेट U1 U2 टिल UN जो है अब U के बेसिस हो गए। और अगर ये बेसिस हैं आपके तो आप जैसे आपने अभी डुअल स्पेस में देखा, हमने क्या ले लेंगे, F1 F2 इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस ले लेंगे। जो U2 F होगा डुअल स्पेस में बी इट्स डुअल बेसिस, देन बाय डेफिनेशन अभी अगर दोनों के सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर 1 आएगा। और अब यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू 1 हो गया तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हैंस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f दैट बिलोंग्स टू द डुअल स्पेस सच दैट कि जब हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमने वेक्टर स्पेस से लिया है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इमेज निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट U बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब हम क्या कर रहे हैं, उस U से 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, 2 वेक्टर्स ले रहे हैं, U1 एंड U2 सच दैट कि वो आपस में इक्वल नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट सम, फिर वही फंक्शन F बिलोंग करेगा डुअल स्पेस से सच दैट कि उन दोनों ही एलिमेंट्स का आपस में जो इमेज हम निकालेंगे, जब दोनों एलिमेंट्स की जब हम इमेज निकालेंगे तो वो अनइक्वल हो। सो वी आर गिवन दैट कि जो एलिमेंट्स हमने लिया इस तरीके से लिया है कि वो आपस में अनइक्वल हैं। अगर वो अनइक्वल हैं तो अगर हम उन दोनों एलिमेंट्स का, उन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, और हमने क्या बोला था कि अभी जो हमने ऊपर जो थ्योरम देखी उसमें था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है जो 0 के इक्वल नहीं है तो उसकी इमेज कैसी होगी, वो भी नॉन ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर ये जो U1 माइनस U2 है इसका ये जो है आपका 0 के इक्वल नहीं है और इसको हमने किसी U के इक्वल रख दिया और वो क्या है, अब 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या हम क्या कह सकते हैं, इसका हम इसकी इमेज देखेंगे तो वो भी नॉन ज़ीरो होगी। सब्स्टिट्यूटिंग U इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर U की जगह U1 माइनस U2 लिख दो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। हमने इसकी इमेज निकाली तो नॉन इक्वल्स टू 0 आ गई। इसको आप अलग अलग कर लो, सिंस F कैसा है, लीनियर है, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। और इसको जब आप राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस जो F U1 है इज नॉट इक्वल्स टू F U2।